बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहली वाली क्लास में हमने इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। हमने जाना था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, स्पेक्ट्रम क्या है, फिर हमने जाना था कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, उससे संबंधित कुछ टर्म्स को हमने जाना था, जैसे वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है। इस सब को हमने सीखा था। जब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो हमने कहा था कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमने कहा था क्या होता है कि इमिशन स्पेक्ट्रम में उस सब्सटेंस को इनकैंडिसेंस तक गर्म करते हैं, ताप दीप्त तक गर्म करते हैं, और ताप दीप्त तक गर्म करने के बाद में, इनकैंडिसेंस तक गर्म करने के बाद में वो खुद रेडिएशंस का इमिशन करने लग जाता है। और जब वो रेडिएशंस का इमिशन करता है तो उसका हम स्टडी करते हैं, और स्टडी से हम उसका इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो याद करें या समझने की कोशिश करें कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, जनरली ये क्या होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। ये होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इनको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली ये एटम्स के कारण से प्राप्त होंगे, क्योंकि पदार्थ को किस तक गर्म करेंगे, इनकैंडिसेंस तक गर्म करते हैं, तो ये एटम्स के कारण से प्राप्त होते हैं। और इनमें जब कभी भी इनका हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो हमें इनमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। या हम फोटोग्राफिक प्लेट पर लें या जिंक सल्फाइड के कर्टेन पर लें तो हमें क्या मिलेंगे, इनमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, और ये ब्राइट लाइंस मिलती हैं या ये चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। और जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जनरली उसमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलते हैं, बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम तो ये लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरे प्रकार का हो गया बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। आपके बात समझ में आ रही है, ये मॉलिक्यूल्स के कारण से होंगे और उसमें हमें क्या मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं। तो जनरली जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है, उसमें हमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलते हैं, और जबकि इसमें ये लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। यदि फोटोग्राफिक प्लेट पर या जिंक सल्फाइड प्लेट पर इनकी हम स्टडी करें तो जैसे मैंने इसमें कहा, इसमें क्या मिलेंगी, ब्राइट लाइंस मिलती हैं। इसमें क्या मिलते हैं, एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं, और एब्जॉर्प्शन बैंड में भी हमें डार्क स्पेसेस मिलते हैं, अंधकार युक्त स्थान मिलते हैं। कारण आपके समझ में आ रहा होगा। इमिशन स्पेक्ट्रम में सब्सटेंस को गर्म करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा कि वहाँ पर वो चमकीली रेखाएं मिल जाएंगी, उनसे जो उत्सर्जित होंगी रेखाएं, इमिटेड होंगी, वो रेखाएं हमें मिल जाएंगी। तो वो कैसी मिलेंगी, चमकीली या ब्राइट लाइंस मिलेंगी। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने क्या कहा था, पदार्थ को हम गर्म नहीं करते, रेडिएंट सोर्स से रेडिएशन लाते हैं, रेडिएशन इस पदार्थ पर डालेंगे, इनमें से कुछ रेडिएशंस का तो ये एब्जॉर्प्शन कर लेगा और रेस्ट को ऐसे ही जाने देगा। तो जहाँ एब्जॉर्प्शन करेगा, जिस क्षेत्र में एब्जॉर्प्शन करेगा, जिस सेंटीमीटर इनवर्स की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब जैसे मैंने पहले समझाया था IR रीजन के लिए, या हम जिस नैनोमीटर का की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ UV का। तो इनका जहाँ कहीं एब्जॉर्प्शन करेगा वहाँ हमें क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन बैंड मिल जाता है और डार्क स्पेस मिल जाता है। तो हर एक कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, एक निश्चित विशेषता होती है, वहीं पर ये क्या करता है, उस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा। एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। जैसे मानो मैंने पहले कहा था अल्कोहल है, तो अल्कोहल का हम कहें कि 3520 से लेकर 3580 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। वहीं ये एल्डिहाइड या कीटोन हो तो ये 1650 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड देगा। यदि ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसमें मान के चलो आप ये 3300 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड देगा। ईथर है तो ये 1000 से लेके 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर फंक्शनल ग्रुप की, हर कंपाउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो निश्चित तरंग संख्या अथवा निश्चित तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का ही अवशोषण करता है, और उसी के आधार पर उसे पहचाना जाता है। जैसा कि हमने पहले कहा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या, इसका मतलब ये स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना, उसका एनालिसिस करना, उस एनालिसिस के आधार पर उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करना। तो ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हो गए,
एक जिसमें हमने कहा बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, और एक लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। डिसकंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसमें जो ब्राइट लाइंस मिलती हैं उनके बीच में कंटिन्यूअस नहीं होंगी, उनके बीच में गैप होगा। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपसे कहूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि सोडियम 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम पर दो येलो कलर की ब्राइट लाइंस देता है। कितने पर? 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम पर दो ब्राइट येलो कलर की लाइंस दे रहा है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। दो लाइन हमें अलग अलग क्षेत्रों में मिल रही हैं और उसके बीच में हमें गैप मिलेगा। तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एंगस्ट्रॉम के रूप में लिया है। ठीक है, अगर नैनोमीटर रूप में देते तो ये 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर हो जाता। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है। ये जो मॉलिक्यूलर बैंड स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस बैंड्स मिलते हैं। जैसे आपने उसमें देखा होगा रेनबो में आपको देखा होगा अपने बैंड्स, आपको जो कलर 7 कलर के बैंड्स हैं वो हमें कंटिन्यूअस मिलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार के उसमें भी बैंड कंटिन्यूअस मिलते हैं। लेकिन और इसको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर से देखा जाए तो ये बैंड इस प्रकार से होते हैं। ये है कंटिन्यूअस बैंड्स, लेकिन उसके एक हिस्सा बहुत शार्प होगा, बहुत पास सटी हुई रेखाओं से मिलकर बना होगा, और आगे जाकर ये हिस्सा जितना ही शार्प है ये डल होता चला जाएगा। फिर अगेन ये शार्प होगा और फिर ये जाकर धीरे धीरे आगे चल करके ये डल होता चला जाता है। तो बैंड है, कंटिन्यूअस बैंड है, लेकिन इनके अंदर देखें तो ये बहुत पास सटी हुई रेखाओं से मिलकर बनते हैं। इनका एक एंड शार्प होता है और धीरे धीरे करके आकर ये डल होता चला जाता है। फिर वापस से ये शार्प होगा और ये डल होता चला जाएगा। ऐसे आपने रेनबो में देखा होगा, हमें 7 कलर के बैंड्स मिलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बैंड की बात रही। अब इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इसे देखा जाता है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है, वो है बॉर्न ओपनहेमर एप्रोक्सीमेशन। ओपनहेमर एप्रोक्सीमेशन ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, कई बार आता है। इसको समझने की कोशिश करें। ये है क्या? देखो होगा क्या, हम जनरली जो स्पेक्ट्रम लेते हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम लेते हैं। तो इसमें करते क्या है, पदार्थ पर रेडिएशंस डालते हैं। रेडिएशन डालने पर क्या होगा कि वो रेडिएशंस को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। यदि हम IR की बात करें, हम इंफ्रारेड की बात करें, तो इंफ्रारेड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के कारण से मिलते हैं। वहाँ वाइब्रेशनल लेवल चेंज होता है, लोअर वाइब्रेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाते हैं। तो ये जो ऊर्जा का अवशोषण होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि पैकेट और बंडल के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और उस एनर्जी को डेल्टा E = h/v आप जानते हैं। ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस नहीं होगी बल्कि पैकेट या बंडल के रूप में होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यहाँ h हम जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और हम जानते हैं न्यू = क्या होता है, c/λ। तो उसको हम कह सकते हैं डेल्टा E = hc/λ। और न्यू बार किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के, या लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल न्यू बार है। तो हम इसको कह सकते हैं डेल्टा E = hc/न्यू बार। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन हमारे समझ में आ जाते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करें, ये जो टोटल एनर्जी E है, ये E ट्रांसलेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल प्लस E इलेक्ट्रॉनिक, ये इन सब का टोटल होती है। E ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, इन सब का ये टोटल है। तो ये इन सब का ये टोटल होती है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो E इलेक्ट्रॉनिक है, E इलेक्ट्रॉनिक ये बहुत ज़्यादा होती है, उससे कम होती है E वाइब्रेशनल,
उससे कम होती है ई रोटेशनल, और सबसे कम होती है ये ई ट्रांसलेशनल। बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये किसके कारण से होगी? ये स्थानांतरण के कारण से होगी, स्थानांतरण की गति के कारण से होती है। ये रोटेशनल या घूर्णन के कारण होगी, ये कंपन के कारण होगी, और ये इलेक्ट्रॉनिक के कारण होती है। अब ये ट्रांसलेशन के कारण इतनी एनर्जी इतनी कम है कि इसको नेग्लिजिबल स्मॉल मानकर या बहुत नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया? अब यहाँ हमारे पास आया डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। ठीक है, अब इनमें आपस में रिलेशन देखें कि ई इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा है, तो ई इलेक्ट्रॉनिक ये बराबर होता है ई वाइब्रेशनल इंटू 10 टू द पावर 3, कि इसमें इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके ई इलेक्ट्रॉनिक के बराबर होगा। और ई वाइब्रेशनल ये बराबर होता है ई रोटेशनल इंटू 10 टू द पावर 3, या इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कह सकते हैं। ये ई इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल कितना होगा? ई रोटेशनल इंटू 10 टू द पावर 6 इसके बराबर होगा। तो ई इलेक्ट्रॉनिक या तो ई वाइब्रेशनल 10 टू द पावर 3 या ई इलेक्ट्रॉनिक बराबर है ई रोटेशनल 10 टू द पावर 6, कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उससे कम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए आवश्यक होगी, और सबसे कम रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए या एक रोटेशनल लेवल में परिवर्तन करने के लिए बहुत सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन, इसमें आप ये सारा लिख कर आएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या है, और उसके बाद फिर हमने जाना बॉर्न ओपेनहीमर अप्रोक्सीमेशन क्या है, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।